माननीय सभापति जी, मैं बहुत अनुग्रहित हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण बिल पर अपने विचार रखने का मुझे अवसर दिया है। बिल की पृष्ठभूमि क्या है बता दी गई है कि जिन्हें 70 साल में जिनकी आवाज नहीं सुनी गई, आज इस बिल से उनको आवाज दी जा रही है। अगर एक वाक्य में कहा जाए, चाहे वो पीओके से आए हुए हों, चाहे वो आतंकवाद से विस्थापित हों, चाहे 65-71 की लड़ाई के विस्थापित हों, जिनकी कोई आवाज नहीं थी, डिलिमिटेशन कमीशन ने उनकी आवाज सुनी, अनुशंसा किया। और मैं कृतज्ञ हूं माननीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने कहा नई कार्रवाई करेंगे, उनको सम्मान देंगे जो आज तक नहीं दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने उधर के मित्रों से कमाल की बहस सुनी। थोड़ा संविधान कानून का छात्र मैं भी हूं। अब कहा गया ये बिल आप क्यों लेकर के आए हैं? मामला सुप्रीम कोर्ट में, कोई स्टे है क्या? आज इतना इलेक्शन हुआ लोकल बॉडी का, बीडीसी काउंसिल जीते गए, ग्राम पंचायत के सरपंच जीते गए, तो आपने कहा कि इसको रोक दीजिए। आज हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कश्मीर में विकास हो रहा है, तो आपने कहा कि स्टे कर दीजिए, क्योंकि वो आपकी हिम्मत नहीं है। और स्टे का आपने प्रार्थना की, कानून रुका नहीं है, फिर भी कहा जा रहा है आप क्यों ला रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और तो और कहा गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अभी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की नई परिभाषा है सर, मुझे देखना पड़ेगा कि ये महाज्ञान कहां से आया कि क्या ये सार्वभौमिक सॉवरेन संसद को कानून बनाने का अधिकार है या नहीं है, ये बड़ा सवाल है। और कंटेम्प्ट की बात कही जाती है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो कानून को जानते हैं उनको कहना ये ठीक नहीं है। अब कहा गया कि आप कैसे कर रहे हैं, आर्टिकल 1 में यह प्रावधान है, और मैं अपने मित्रों को कहूंगा आर्टिकल 2 भी पढ़ लें कि संसद को अधिकार है कि नया प्रदेश जोड़ सकती है, प्रदेश को बांट सकती है। ये कोई पहली बार हुआ है क्या? उस पर भी सवाल किए जा रहे हैं। सर, एक बात का मुझे जरा इस सदन में स्पष्टीकरण देना बहुत जरूरी है सर। हमारे अंतरंग मित्र मनीष तिवारी सम्मानित सदस्य ने एक बात कही कि जो धारा कश्मीर में लड़ाई हुई थी सर, उसमें जो युद्ध विराम हुआ था वो नेहरू जी को सेना का एडवाइस था। और उन्हें एक बुकर साहब या बुशर जो भी हैं सर, वो उस समय सेना के जनरल थे, उनकी बात की, उनका पूरा कागज मैंने निकाला है सर, मैं समय नहीं लूंगा सर। उसी में लिखा हुआ है, और मैं कोट कर रहा हूं, आई एम ऑथराइज्ड ऑन बिहाफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू निगोशिएट फॉर ए सीज फायर। किसको कह रहे हैं? पाकिस्तान के जनरल को। तो ये कैसे कहा गया कि उनके एडवाइस पर किया गया? और सर मेरे बात सर, भारत पाकिस्तान के पहले बाकी लड़ाइयों का मिलिट्री रिकॉर्ड का सब्सटेंस है सर, जिसे वॉरियर कॉलेज के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर रोहित सिंह ने लिखा है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि सेना को मुजफ्फराबाद तरफ जाना था, लेकिन एकाएक पॉलिटिकल एडवाइस ऐसी आई कि इसको रोक दें। और सर, ये सदन में बड़े विनम्रता से कहना चाहूंगा कि 550 से अधिक रियासतों में एक को छोड़कर बाकी को माननीय सरदार पटेल ने हैंडल किया। वहां कोई समस्या नहीं है, वो भारत का अंग है। और एक नेहरू जी ने हैंडल किया, आज तक समस्या है। ये हम क्यों नहीं बोलेंगे सर? क्यों नहीं बोलना चाहिए? समस्या थी, सॉरी सर, समस्या थी जो 19 पे खत्म हो गई। शायद बहुत कृतज्ञ हूं, वो मेरे से भूल से निकल गया। तो अब सर, अब एक बात मैं और बताऊं, ये जानना बहुत जरूरी है। मेरे पास वी शंकर की पूरी सरदार पटेल के अनुभवों की किताब है सर, वो उनके सेक्रेटरी थे, आईसीएस थे सर। जब 370 का मामला हुआ तो सरदार पटेल लौट के घर आए, कैसा आपने क्या कर दिया? कांग्रेसी विरोध कर रहे थे। कहा देखो, अगर जवाहरलाल नेहरू होते मीटिंग में तो मैं विरोध करता। अब गोपाल स्वामी अयंगर कह रहे हैं कि नेहरू जी ने कहा उनकी प्रतिष्ठा की बात है, तो वो अमेरिका में क्या करूं? तब उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो सरदार पटेल ने एक बात कही सर, कहा सुनो, न शेख अब्दुल्ला परमानेंट है, न आर्टिकल 370 परमानेंट है। जिस दिन एक बहादुर सरकार आएगी यह समाप्त हो जाएगा। ये सब रिकॉर्ड की बात है सर, मेरे पास सब कागजात हैं। तो जब हुआ सर, तो आपने देखा, जब एक
बहादुर साहसी लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी आते हैं और कुशल गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं। आज देखिए 370 इतिहास हो गया। सर बहुत संक्षेप में मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। लोग पूछते हैं भाई, हमारा कश्मीर से भावनात्मक लगाव है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और सर याद करिए, मैं इस सदन में कहना चाहूंगा, 51 साल की उम्र में वो ब्रिलियंट बैरिस्टर, उनके पिताजी आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट के महान जज थे। आज तक उनका निर्णय लोग याद करते हैं। 33 साल की उम्र में बैरिस्टर बनते हैं वो। हमारे अध्यक्ष बने जनसंघ के उस समय। सर गए कि मैं बिना परमिट के कश्मीर में जाऊंगा, और उनके यंग सेक्रेटरी थे, उनको कहा जाओ बोलो मैं बिना परमिट के घुस गया। उस यंग सेक्रेटरी का नाम था अटल बिहारी वाजपेयी सर। और सर वो मई में गिरफ्तार होते हैं और जून में उनका देहावसान होता है संदेहास्पद परिस्थितियों में। ये हमारा इतिहास है कि देश की एकता अखंडता के लिए हमने अपने सर्वोच्च नेता का बलिदान किया। इसको ध्यान रखा जाए। और सर मैं इसी में एक और बात कहना चाहूंगा, कश्मीर की कश्मीरियत की बात किसके लिए करते हैं लोग? 370। सर मुझे 2 बार सघन कश्मीर का यात्रा करने का सौभाग्य मिला। आज हाउस में कहना चाहूंगा सर, राजनाथ जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी सर जाने के लिए। जितेंद्र सिंह जी बैठे हैं कि नहीं, वो भी थे उसमें सर, हमारे राष्ट्रीय नड्डा जी थे। हम लोग 16-17 बार कश्मीर गए। तो सर जो हमने देखा, कहा जनाब हम पहाड़ी मुसलमान हैं, हमें आप उनसे मत तुलना करिए। हमारे पुरखों ने भारत की सेना को रास्ता दिखाया था 48 में। कहा हम गुजर बकरवाल हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, हमारी बात नहीं सुनी जाती है। सर डल लेक के आसपास मछुआरे बहुत हैं, उनको बैकवर्ड क्लास का कोई आरक्षण नहीं मिलता था। और कहा बस हमसे सवाल ना पूछो, खाली मरकज से पैसा लाओ, हिसाब मांगोगे तो 370, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करोगे तो 370। तो आम आदमी की बात की कोई सुनवाई नहीं होती सर। ये एक सच्चाई है सर। सब धारा 370 समाप्त हुई सर, तो उसमें भी हम लोग को जाने का सौभाग्य दिया माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश था। सर आपको मैं बताना चाहता हूं, वहां के नौजवानों से मिले, बड़ों से मिले, उन्होंने कहा जनाब हमें सच्चाई बताई नहीं गई कि ये जो अलगाववाद की बात करते हैं, पत्थर फेंकवाते हैं, उनके बच्चे अमेरिका इंग्लैंड में पढ़ते हैं और हमारे स्कूल जलते हैं। तो उन्होंने हमसे कहा। सर मैं नौजवान बच्चों से मिला, कहा IIT खुल रहा है, एम्स खुल रहा है, मैं बताया क्यों नहीं गया सर। और सर मैं आपको एक बात, जम्मू में सर मुझसे एक हिंदू लड़की मिली सर, वो ऑल इंडिया सर्विस की ऑफिसर थी। कहा मैं सबसे अधिक कृतज्ञ नरेंद्र मोदी जी की इसलिए हूं कि मेरी शादी एक हिंदू से हुई है जो कश्मीर के बाहर का है। तो मैं सारी संपत्ति में अपना दखल खो बैठी क्योंकि मैंने गैर कश्मीरी से शादी कर लिया। आज 370 समाप्त होने के बाद हमको अपने पैतृक संपत्ति में अवसर मिलेगा, हिस्सा मिलेगा, यह हो रहा है। और सर उसी यात्रा में हम लोग गए थे विस्थापितों के कैंप में सर। सर देखकर रोना आ गया सर। और आज उनकी पीड़ा चूंकि सुनी गई है, मैं बताना चाहता हूं सर कि वो टूटे फीटे टेंट, पानी लीक कर रहा है, कहे हम 47 से आए हैं डिस्प्लेस होकर के। एक ही ना हमारी पीड़ा है कि हम कश्मीर में रह गए सर। उन्होंने एक बात कही कि मनमोहन सिंह चले गए पंजाब तो भारत के प्रधानमंत्री हो गए, गुजराल साहब चले गए पंजाब तो भारत के प्रधानमंत्री हो गए, आडवाणी जी चले गए कराची से तो भारत के उप प्रधानमंत्री हो गए। हमने नेहरू जी में विश्वास किया और कश्मीर में रह गए और हमें आज तक नागरिकता नहीं मिलती है। क्यों है सर? यह क्यों देश से छुपाया गया? यह कानून उसका जवाब देता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं सर कि ये जो पूरा दोनों कानून है, अब मैं बार बार सुन रहा था आप कानून लाए क्यों है? तो क्या मतलब है? गुज्जर्स को, बकरवाल को, हिंदू विस्थापितों को, माइग्रेंट को, 65-71 में पीड़ित हुए लोगों को आवाज नहीं दें क्या? तो फिर लोकतंत्र समावेशी कैसे होगा? तो जब हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबको अवसर भी मिलना चाहिए जमहूरियत में, यह हमारी सोच है। और सर अंतिम बात, जो दूसरा कानून है सर, बस उसको बस एक लाइन कहना जरूरी है। उसका विरोध क्यों कर रहे हैं भाई? पिछड़ों को अगर वक्त देना है तो देश में सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड की परिभाषा है ना, उसी को तो इसमें इंक्लूड किया है। तो सर मैं कहूंगा बहुत ही सराहनीय कानून है, इसका मैं पूरा समर्थन करता हूं। अपनी सरकार का अभिनंदन और माननीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन। और आपसे एक गुजारिश है, अब तो सच्चाई को देखिए। 75 साल सच्चाई नहीं देखी,
आप लोग कहां आ गए और हम कहां पहुंच गए, ये भी तो देख रहे हैं। अभी परसों भी देखा है ना, 24 में भी देखिएगा। अभी भी समझेंगे, सोचेंगे तो भला होगा। धन्यवाद।